हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 143 की बुक जिसका नाम है भारत में राज्यों की राजनीति, इसके सेकंड यूनिट के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, इस यूनिट का नाम रहेगा हमारा विश्लेषण के दृष्टिकोण और ये सेकंड यूनिट है। इससे पहले मैं फर्स्ट यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज वो भी देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है भारत में राज्य की राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करें, या फिर इसके और में एक और क्वेश्चन है, राज्यों की राजनीति के अध्ययन के लिए दृष्टिकोणों की तुलना करें। तो भारत में जो राज्य है उनकी राजनीति का अध्ययन किया जाता है। हर किसी को पता है, जो हम लोग जो पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो किस तरह से उनकी नीतियां बनाते हैं और किस किस तरह से उनकी राजनीति चलाई जाती है। तो उस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से दृष्टिकोण बनाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा आंसर है, भारत में राज्यों की राजनीति के लिए दृष्टिकोण, अप्रोच टू द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट्स। तो भारत में राज्य राजनीति के अध्ययन को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इसमें हम टाइम वाइज देखेंगे। तो इसमें 3 कालखंड है। पहला कालखंड है 1950 से लेकर 1967 तक, यानी कि 1950 से 1967, फिर 1967 से 1989 और फिर 1990 से अब तक का जो कालखंड है हमारा वो आएगा। 3 कालखंड हो जाएंगे। तो 1950 यानी कि हमारी स्वतंत्रता के बाद का समय आ गया, और 1967 तक यानी कि जब इंदिरा गांधी फर्स्ट टाइम पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1967 में, तो वहां तक आ गया। फिर वहां से 1967 से लेकर 1989 तक राजीव गांधी के टाइम पीरियड था, और फिर 1990 के बाद से जो है अब तक का समय वो हमारा आ जाता है। तो ये हमारे इस तरह से 3 कालखंड हो जाएंगे जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके पहले कालखंड में राज्य राजनीति के अध्ययन पर कोई बल नहीं दिया गया, लेकिन 1967 से चुनाव के बाद कांग्रेस का आधिपत्य टूटा, तब राज्यों की राजनीति में विभिन्नता देखने को मिली, जिसे मायरन वीनर और इकबाल नारायण ने उजागर किया। तो मायरन वीनर और इकबाल नारायण 2 विद्वान हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से थी 1967 से 89 और 1990 से अब तक की जो राज्य राजनीति है वो किस तरह की, इन्होंने अपनी बुक्स में बताया। 1950 पहला जो कालखंड है उसमें कोई डिफरेंस देखने को, कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये टाइम पीरियड जवाहरलाल नेहरू के टाइम का था। तो उस समय में जो केंद्र था, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी थी, राज्य में भी कांग्रेस पार्टी थी, तो इसलिए उन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, कोई संघर्ष नहीं होता था राज्य और केंद्र के बीच। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में कोई भी हमें मतलब कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन इस समय जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, तो 1966 में 1964 में बने थे शास्त्री जी, और शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई थी 1967 में, और फिर उसके बाद बनी थी इंदिरा गांधी जी। तो उसके बाद जो है कांग्रेस का आधिपत्य जो था वो टूटना शुरू हो गया था। कांग्रेस जो है राज्यों में कांग्रेस की जो सरकार थी वो आना बंद हो गई थी धीरे धीरे करके, और इस तरह से जो है राज्यों की राजनीति स्टार्ट हो गई थी। राज्यों में भी उनकी अलग पार्टियां बना ली गई थी, राज्यों ने भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बन गई थी, और फिर राज्यों में भी अपनी अलग अलग पार्टियों को लेकर संघर्ष होने लगे थे। कांग्रेस इतनी ज्यादा आधिपत्य में नहीं रही थी जितनी की पहले थी पहले कालखंड में। भारत में राज्यों की राजनीति के अध्ययन के विकास में कुछ नए मुद्दे, प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक ताकतों पर प्रकाश पड़ता है। इन परिवर्तनों से राज्य राजनीति की पहचान उभरी और उन्होंने विभिन्न सैद्धांतिक आधारों पर राज्यों की विशिष्टताओं को समझने की कोशिश की। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। हमारा फर्स्ट है व्यवस्था दृष्टिकोण। तो हमारे ये सारे दृष्टिकोण आ जाएंगे। दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ेंगे 3 कालखंडों में किस तरह के दृष्टिकोण थे। तो ये पहला व्यवस्था दृष्टिकोण है, या फिर हम इसे सिस्टम अप्रोच कह सकते हैं। व्यवहारवादी क्रांति के बाद व्यवस्था दृष्टिकोण तथा संरचनात्मक उपागम का उदय हुआ, जिससे क्षेत्रीय अध्ययन
किया जाने लगा। तो ये जो व्यवहारवादी क्रांति थी ये आई, और उसके बाद व्यवस्था दृष्टिकोण का उदय, ये व्यवस्था दृष्टिकोण और संरचनात्मक दृष्टिकोण ये दोनों आए सामने, ये दोनों दृष्टिकोण सामने आए, जिसके बाद जो क्षेत्रीय राजनीति थी उसका भी अध्ययन किया जाने लगा। पहले जो था सिर्फ केंद्रीय स्तर पर राजनीति का अध्ययन किया जाता था, बाद में धीरे धीरे क्षेत्रीय स्तर पर भी राजनीति का अध्ययन किया जाने लगा। राजनीतिक व्यवस्थाओं में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन किया जाने लगा। तो राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे थे तो उनका भी अध्ययन किया जाने लगा, और इसलिए इस दृष्टिकोण का नाम व्यवस्था दृष्टिकोण रखा गया। व्यवस्था दृष्टिकोण पर निम्न विचारकों ने अपने विचार दिए तथा दृष्टिकोण की व्याख्या की। तो पहले हैं अमंड एंड कॉलमैन, जिन्होंने व्यवस्था दृष्टिकोण पर अपने विचार दिए और इस दृष्टिकोण की व्याख्या की है। तो इनका आ जाएगा 1960 में व्यवस्था उपागम के आधार पर अमंड एंड कॉलमैन की किताब द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज द्वारा इस फ्रेमवर्क का प्रसार हुआ। इस सिद्धांत के मूल तत्वों में राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाएं एवं प्रक्रियाओं, विभिन्न संगठनक संरचनाओं या व्यवस्थाओं के बीच अंतःक्रिया और उनके बीच संघर्ष तथा समायोजन का अध्ययन होता है। तो इसमें किस किस चीजों का अध्ययन किया जाता है, इन्होंने एक किताब लिखी थी अमंड एंड कॉलमैन ने, जो 1960 में लिखी थी, 1960 में सामने आई थी। तो इस किताब का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। तो इसमें इन्होंने किस किस चीज के बारे में बताया, कौन कौन से सिद्धांत थे। तो सिद्धांत के मूल तत्वों में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं, उनके आपस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या मतलब एक दूसरे के साथ उनका तालमेल होता है, संयोजन होता है, उनके बीच किस तरह के संघर्ष होते हैं, उनकी अंत्यक्रिया किस तरह की होती है, संरचना किस तरह की होती है, सब चीजों का अध्ययन इन्होंने इसमें मतलब इसके बारे में लिखा और बताया गया है इस किताब में इनकी। इस आधार पर कोई राजनीतिक व्यवस्था अपनी व्यवस्था को कायम रखती है। तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जो है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी पॉलिटिक्स जो है, इसी आधार पर अपनी व्यवस्था को कायम रखती है। अब इसके बाद है मायरन वीनर, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। तो मायरन वीनर ने अमंड एंड कॉलमैन की पुस्तक का सहारा लेते हुए एक और किताब लिखी। मायरन वीनर जो है, इन्होंने उनकी जो अमंड एंड कॉलमैन थे उनकी बुक से, जो उनकी बुक थी उनका सहारा लेते, उनको पढ़कर और अपनी एक अलग से किताब बनाई, अपने उसमें थॉट्स डाले। तो उस किताब का इन्होंने नाम रखा स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये 1968 में इसका प्रकाशन किया गया था, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने राज्य की राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक आर्थिक परिवेश, राजनीतिक प्रक्रियाओं का विवेचन तथा राज्य सरकारों की उपलब्धियों का विवेचन किया। तो इसमें किस किस चीजों के बारे में बताया गया था, जो राज्य की राजनीति थी उसकी व्यवस्था किस तरह की थी, और उसमें उसका सामाजिक आर्थिक परिवेश किस तरह का था राजनीतिक व्यवस्थाओं में। फिर उसके बाद दूसरा था इनका राजनीतिक प्रक्रियाओं का विवेचन, मतलब किस तरह से राजनीतिक प्रक्रियाओं के जो राजनीतिक प्रक्रियाएं थी उनका प्रोसेस था, उसको समझाया गया था पूरे तरीके से अच्छे से। फिर तीसरा था राज्य सरकारों की उपलब्धियों का विवेचन। तो राज्य सरकार जो थी वो किस तरह से उपलब्धियां उनकी बढ़ती जा रही थी, उसके बारे में उन्होंने बताया अपनी इस बुक में स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में। इसके बाद इन मुद्दों में जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण शहरी अंतर, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे आ जाते हैं, टॉपिक्स जिनको हम कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको भी इन्होंने अपनी बुक में लिखा। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण शहरी अंतर, और ज्यादातर जो हमारी राजनीति होती है वो इन्हीं सारे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इसलिए ये मुद्दे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजनीतिक दल बनते हैं, टूटते हैं, फिर गठबंधन कर लेते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर दबाव समूह, नेतृत्व के प्रतिमानों, नीतियों पर संघर्ष आदि अध्ययन के लिए खास थे। तो ये सारी चीजों का इन्होंने इसमें बताया। अब तीसरे आते हैं इकबाल नारायण, जिन्होंने इस दृष्टिकोण को और अच्छे से व्याख्या की। तो उसी समय इकबाल नारायण ने भी एक किताब लिखी, और इस किताब का नाम भी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया था, जिसमें इसी दृष्टिकोण के आधार पर प्रविष्टियां थी। तो व्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने जो किताब लिखी थी अपनी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया था, इस किताब का नाम भी वही था जो मायरन वीनर ने किताब लिखी थी। इन्होंने उस किताब को पढ़ा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब अपने थॉट्स में उन्होंने समझा, और फिर उसके बाद अपने तरीके से उन्होंने बताया, जो इनके थॉट्स थे वो डाले उन्होंने उसमें, और मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ना, एडिटिंग की उसकी, और अच्छे से बताया, उसको समझाया। तो उसमें भी व्यवस्था दृष्टिकोण की जो प्रवृत्तियां थी, या फिर हम विशेषताएं प्रविष्टियां कह सकते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक राज्यों की राजनीतिक स्थिति, राष्ट्रीय आंदोलनों में राज्यों की भूमिका,
जाति, धर्म, आर्थिक विकास का स्तर, मध्य वर्ग की भूमिकाओं का विवेचन। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी जो किताब थी उसमें शामिल की। राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, जाति धर्म हो गए, जाति धर्म से जुड़े मुद्दे हो गए, फिर आर्थिक विकास का स्तर हो गया, मध्य वर्ग जो होता है उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं राजनीति में, और जो ऐतिहासिक राज्य होते हैं उनकी राजनीतिक स्थिति किस तरह की होती है, तो उसके बारे में बताया। विभिन्न राज्यों में इन तत्वों में भिन्नता थी। और उन्होंने ये भी बताया, मतलब इन्होंने सारे राज्यों के बारे में बताया, उन्होंने ये बताया कि अलग अलग राज्यों में ये सारी चीजें जो थी वो अलग अलग तरीके से थी। जैसे कि कहीं पर ऐतिहासिक राज्यों की राजनीति की स्थिति अलग थी, कहीं पर अलग थी, किसी राज्य में अलग थी। फिर राष्ट्रीय आंदोलन जो थे वो किसी राज्य में अलग थे, और किसी राज्य में उनकी भूमिका अलग थी, किसी राज्य में उनकी भूमिका अलग थी। किसी राज्य में जाति के नाम पर दंगे हो रहे थे, किसी राज्य में धर्म के नाम पर, किसी में आर्थिक विकास के नाम पर। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बुक में लिखी। लेकिन ये दृष्टिकोण आलोचना के घेरे में आ गया, खासकर मार्क्सवादियों द्वारा इसकी आलोचना की गई। तो जो दृष्टिकोण है व्यवस्था दृष्टिकोण, अभी हम व्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में पढ़कर आ रहे हैं। तो ये कहते हैं, ये बताया जा रहा है इसमें कि जो मार्क्सवादी है उन्होंने इस दृष्टिकोण की आलोचना की, और ये जो है इसकी आलोचना की, इसको जो है उन्होंने आलोचना के घेरे में लिया और उसकी आलोचना की गई। इनके अनुसार इस फ्रेमवर्क में समाज के वर्गों को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो अब मार्क्सवादी कहते हैं कि समाज के जो वर्ग हैं, क्योंकि मार्क्सवादी समाज के वर्गों पर ही केंद्रित एक विचारधारा है, तो ये कहते हैं कि समाज के जो वर्ग हैं उनको तो कोई स्थान दिया ही नहीं गया है इस व्यवस्था दृष्टिकोण में। सिर्फ राजनीति के बारे में बात हो रही है, राज्यों की राजनीति के बारे में बात हो रही है, तो उसमें समाज के वर्गों का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इसी आधार को लेकर इसकी आलोचना की। राज्यों को व्यवस्था के अधीन माना गया तथा बाहरी कारकों के प्रभाव को अनदेखा किया गया। तो ये कहते हैं कि जो राज्य है, पूरे राज्य को एक व्यवस्था के अंदर अधीन माना गया है, जबकि जो बाहरी कारक होते हैं उनको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है इस दृष्टिकोण में। तो इसलिए इसकी आलोचना करते हैं। अब हमारा फर्स्ट दृष्टिकोण हमने पढ़ लिया था, व्यवस्था दृष्टिकोण। सेकंड दृष्टिकोण है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो कि हम फर्स्ट ईयर से जो बच्चे मतलब जिनके पास ये कोर्स होगा वो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ये हमें बहुत पहले से पढ़ाया जाता है। तो ये सबका मैंने इसमें थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में। और आपको शायद ऐसे क्वेश्चन आएगा कि दृष्टिकोण लिखने के लिए बोले जाएंगे, उसमें ऑप्शन होगा, तो आपके अगर आए तो आप लिख देना, क्योंकि ये इजी है, इंपॉर्टेंट है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये और इजी लगेगा। सो मार्क्सवादी दृष्टिकोण में ये बताया, आपको पता होगा मार्क्सवादी जो है वो समाज के जो वर्ग होते हैं उन्हीं को आधार मानते हैं। वो कहते हैं कि समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। और जैसे कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होता है, वो समाज को सिर्फ दो वर्गों में बटा हुआ मानते हैं, पहला वर्ग उच्च वर्ग, दूसरा वर्ग निम्न वर्ग। और वो कहते हैं ये दोनों ही वर्ग नहीं होना चाहिए। तो बस यही मानते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा यही मानती है। ये दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन में वर्गों के बीच संबंधों, उत्पादन के संसाधनों तथा उत्पादन के बीच संबंधों के महत्व पर जोर देता है। तो ये कहते हैं जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण वाले हैं, राजनीति के अध्ययन में यही मानते हैं कि वर्गों के बीच क्या संबंध है, वही जो मैंने अभी बताया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इस संबंध को मानते हैं ये। फिर उत्पादन के साधन, उत्पादन किस तरह से हो रहा है, किसके पास कितने साधन है। जाहिर सी बात है, जो उच्च वर्ग होगा उसके पास ज्यादा साधन होंगे, जो निम्न वर्ग होगा उसके पास कम साधन होंगे। और उत्पादन के बीच संबंधों पर भी जोर देते हैं, जोर दिया गया है इसमें। इनके अनुसार राजनीतिक संस्थाएं सामाजिक वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये कहते हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो सामाजिक वर्गों के जो हित हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन मानता है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण वाले मानते हैं। उन्होंने विकासशील देशों की राजनीति को विकसित देशों के उपनिवेश के रूप में देखा, लेकिन इस दृष्टिकोण के आधार पर भी एक भी अध्ययन प्रकाश में नहीं आया। तो ये लोग मानते हैं कि जो विकासशील देश हैं उनकी राजनीति विकसित देशों के अधीन है, विकसित देशों ने उनको अपना उपनिवेश बना रखा है, लेकिन ऐसा कोई भी दृष्टिकोण नहीं आया। इसकी भी आलोचना की गई है, इस दृष्टिकोण की भी। और ये कहते हैं जो लोग इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा दृष्टिकोण कोई भी सामने, इस आधार पर कोई भी अध्ययन सामने नहीं आया है, तो इसलिए इसकी भी आलोचना उन्होंने की है। दूसरा है हमारा नव मार्क्सवाद। ये हमारा मार्क्सवाद था, मैंने बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, बुक में काफी ज्यादा है, मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा बुक वाला, तो मैंने थोड़ा सा ही लिखा है। नव मार्क्सवाद, तो नव मार्क्सवादी वही है जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसको दोबारा से एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोबारा से बनाया गया, उसी विचार में नए नए थॉट्स उसको पुनर्विचार करके उसको दोबारा बनाया गया। तो ये है नव मार्क्सवाद। ये दृष्टिकोण खासकर ग्रामसी और मिलीबैंड के विचारों पर आधारित है।
जिनमें निम्न वर्गों के अध्ययन पर बल दिया गया है। तो ये लोग जो है वो निम्न वर्ग, मैंने अभी आपको बताया निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, दो वर्गों में ये लोग अपने जो विचारधारा है उसको बांटते हैं। तो ये जो मिलीबैंड और ग्राम्सी, इन्होंने दो वर्गों, निम्न वर्ग के अध्ययन पर बल दिया गया है। इस विचार के अनुसार आम आदमी अपनी स्वतंत्रता धारणा के अनुसार निर्णय लेते हैं। ये लोग कहते हैं जो आम आदमी होते हैं उनको जितनी स्वतंत्रता होती है वो उसी आधार पर अपना जो है निर्णय लेते हैं, बाहरी तत्वों के आधार पर नहीं। कई ऐतिहासिज्ञों ने इस आधार पर राज्य अध्ययन किए, जैसे राजनीति गुहा आदि, रंजीत गुहा है। सो ये लोग क्या, ये अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि जो एक आदमी है वो अपनी स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय लेता है और बाहरी कारकों के आधार पर नहीं लेता है। तो वो इस आधार पर इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी के पास स्वतंत्रता तो सबके पास है, जो हमारा संविधान है उसने सबको स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन उसके पास इतने संसाधन नहीं है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो राजनीति में, अगर कोई गरीब इंसान है वो कैसे पॉलिटिक्स में खड़ा हो सकता है, कैसे वो नेता बन सकता है और कैसे वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो उसके पास इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसके पास इतने एक तरह से हम कह सकते हैं कि संसाधन नहीं, उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर वो राजनीति में आए, वो भी अपने जो अधिकार है उनके लिए लड़े। उसके पास इतना है ही नहीं, वो अपना पेट भर के खाना खा ले वही काफी है। तो इसलिए कहते हैं कि बाहरी तत्वों के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना काम नहीं करता है, वो बस अपनी स्वतंत्रता की धारणा के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दृष्टिकोण है हमारा उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।